वाइटोमो में ग्लोववर्म केव्स को देखने के बाद हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट केव एडवेंचर पर। जो अगली जो केव थी ये पूरी लाइमस्टोन की बनी हुई थी। यहाँ पर जो ग्लोववर्म्स हैं वो थे तो, बट वो इतने डोमिनेंट नहीं थे, इतने ज़्यादा क्वांटिटी या नंबर्स में नहीं थे। इस केव के अंदर स्पेशलिटीज़ की ये थी कि पूरी लाइमस्टोन से बनी हुई है और इसका सफ़र था वो भी अपने आप में एक एडवेंचर था। तो ये केव मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और साथ में ये बता दूँ कि ये जो पूरी वीडियो है ये थोड़ा सा ग्रेनी होने वाली है। वीडियो मतलब इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगी, आपको ग्रेन्स दिखेंगे। रीज़न बीइंग ये जो मेरा कैमरा था ये इतना लाइट सेंसिटिव नहीं था, जिसकी वजह से मैं जो जैसा रिकॉर्ड कर पाया वैसा ही मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो पूरी केव है आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा पत्थर जो है बना हुआ है, ये लाइमस्टोन है, लेयर बाय लेयर बनता है। लास्ट वीडियो जो आपने देखी थी उसमें मैंने बताया ही था, उसी की कंटिन्यूटी में ये वाला वीडियो है जो। तो ये पूरी जो केव है जो आप देख पा रहे हो, ये पूरी केव लाइमस्टोन की बनी हुई है और इसके अंदर अलग अलग तरह के मिनरल डिपॉजिट होने की वजह से अलग अलग तरह के जो है वो फॉर्मेशंस हैं, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, मैं अभी सब बताने वाला हूँ आपको। वो सब फॉर्म हुए और उसी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब केव के अंदर मिनरल्स के डिपॉजिट होने की वजह से अलग अलग तरह की जो है वो फॉर्मेशंस जो हैं वो होती हैं। अब क्योंकि जो ये केव है काफ़ी नीचे है, इसके ऊपर पूरा पहाड़ है और उसके ऊपर पानी है। जो पानी है वो रिसता रहता है अंदर पत्थरों के अंदर से, जो लाइमस्टोन है उसके अंदर से, और रिस करके वो पहुँचता है इस केव के अंदर। तो ऊपर से जब पानी नीचे टपकता है तो धीरे धीरे करके जो अपने साथ मिनरल लेकर के आता है वो मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट होते रहते हैं। और जैसे वो टपकते हैं तो इस तरह से ये टॉप से नीचे की तरफ जो है वो फॉर्मेशन होती रहती है मिनरल डिपॉजिट होने की वजह से। इसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट। तो जो ये है स्टेलेक्टाइट। और जब यहीं से पानी की बूंदें जब नीचे गिरती हैं टपक कर, और वो जब नीचे फॉर्मेशन इकट्ठा करती रहती हैं तो उसे कहते हैं स्टेलेग्माइट। तो स्टेलेग्माइट है वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ ग्रो करता है, और जो स्टेलेक्टाइट है जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये स्टेलेक्टाइट ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो ग्रो करता है। अब ये जो स्टेलेक्टाइट होता है, इस स्टेलेक्टाइट का आपको ये जो है कट पीस दिखाया हुआ है। ये मतलब इसके अंदर आप देखोगे बीच में छोटा सा होल दिखाई देगा आपको। ये होल वही है जहाँ से पानी इसके अंदर से पास होता रहता है, और साइड में जो है वो पूरा मिनरल डिपॉजिट होता रहता है। ये बेसिकली एक कट करके आपको दिखा रहा हूँ मैं, या फिर जो मुझे ये दिखा रहे हैं गाइड दिखा रहे हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ। तो ये जो स्टेलेक्टाइट है इसके अंदर का जो कट है वो आपको दिखाया है, होल छोटा सा, जिसके थ्रू पूरा पानी है जो वो रिसता रहता है और साइड में मिनरल है वो डिपॉजिट होते रहते हैं। तो इस तरह से ये होता है स्टेलेक्टाइट। सेम सिमिलरली नीचे है स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट में ऐसा होल नहीं होता, बट स्टेलेक्टाइट है क्योंकि ऊपर से नीचे पानी रिसता रहता है। तो ये बीच में आपको लाइन दिख रही होगी छोटी सी, इसके जो कट है इसके ऊपर, ये वही लाइन है जो इसको कट किया हुआ है वर्टिकली। इसके पीछे अगर आप लाइट रखेंगे तो वो इस तरह से ग्लो करती है। तो ये जो स्टेलेक्टाइट है बहुत ही सुंदर पत्थर था, मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। सिमिलरली जैसे मार्बल होता है उसी तरह से ये मिनरल का जो डिपॉजिट है उसकी वजह से क्रिएट हुआ है, और लाइट जो है इसके अंदर से बड़ी पास करती है जो बहुत अच्छी लगती है। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये दोनों ही हैं यहाँ पर मौजूद इस केव के अंदर। स्टेलेक्टाइट दिखाने के बाद इन्होंने हमें दिखाया ये है स्टेलेग्माइट, जो ऊपर से पानी टपकता रहता है और नीचे जब इकट्ठा होता रहता है उसकी वजह से क्रिएट होता है स्टेलेक्टाइट। ये पूरी केव स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट से भरी हुई थी। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये है स्टेलेग्माइट। अब देखिए ऊपर से जब पानी ऐसे टपक रहा होगा, टपक के जब नीचे गिरता है तो नीचे भी थोड़ा बहुत मिनरल है जो वो डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से नीचे क्रिएट होता है स्टेलेग्माइट। और ये जो स्टेलेग्माइट डिपॉजिट है ये ऐसा नहीं है कि 2-4 साल या 10 या 20 साल में इकट्ठा हो जाता हो। ये पूरा फॉर्मेशन होने में नीचे से ऊपर तक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगेन ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि ऊपर से पानी की क्वांटिटी कितनी है जो टपक रही है। अगर ये पता लगा लिया जाए कि कितना पानी इस एरिया के अंदर है और कितना टपक रहा है, और आसपास के और भी स्टेलेग्माइट्स को स्टडी किया जाए, तो ये बताया जा सकता है कि ये केव कितनी पुरानी है, क्योंकि जितना डिपॉजिट हुआ है उसके हिसाब से इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये जो केव थी जो देखी गई है ये तकरीबन 50,000 साल पुरानी जो है वो केव है, जिसकी इसकी जो स्टडी है जो स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट की जो वो दिखाती है हमें। इस केव के शुरू में ही स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट और मिनरल डिपॉजिट्स को देखने के बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर दिखाया गया ये हड्डियों का एक ढेर। ये हड्डियों का ढेर दिखाया गया क्योंकि बताया जा रहा था कि यहाँ पर एनिमल्स थे जो वो भी रहते थे, और काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे थे। अभी तो हमें यहाँ रोशनी दिख रही है, पर होता क्या था कि यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, और ऊपर जो होल्स क्रिएट होते हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उन होल्स के अंदर से एनिमल्स हैं जो वो है इसके अंदर गिर जाते थे गुफा के अंदर। अब क्योंकि अंधेरा है तो अंधेरे के अंदर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था।
और कुछ भी ना दिखाई देने की वजह से यहाँ पर जो केव की दीवारें हैं इनके अंदर ही वो टक्कर मारते रहते थे, सोच करके कि किसी तरह से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए या कुछ खाने को मिल जाए। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, तो दोज पुअर फेलोज हैव टू डाई हियर। तो ये उन्हीं का जो है एक केव में जो कंकाल है उसी तरह के एनिमल्स का जो है वो पड़ा हुआ है यहाँ पर। थोड़ा और आगे बढ़ने पर ये जो स्टेलेक्माइट का फॉर्मेशन है ये बड़ा अच्छा दिख रहा था यहाँ पर। तो ये वाला जो स्टेलेक्माइट क्रिएट हुआ है ये बहुत ज़्यादा स्पीड पर पानी गिरने की वजह से हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पर जो मुहाना रहा होगा, जो पानी जहाँ से ऊपर से नीचे टपक रहा था, तो वो काफ़ी बड़ा रहा होगा और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में या ज़्यादा क्वांटिटी में जो पानी है वो यहाँ रिश्ता रहा होगा, जिसकी वजह से ये वाला जो स्टेलेग्माइट है ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्पीड पर बढ़ता रहा। जो हमारे गाइड थे उन्होंने बताया कि इनके जो फोर फादर्स हैं या उनके जो जैसे ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर थे, वो लोग स्टार्ट हुए थे ये जो स्टेलेग्माइट ऊपर आप देख रहे हो, स्टेलेग्माइट के ऊपर जो है अपना नाम लिखना या निशान लगाना। जब उनका जन्म हुआ तब से लेकर के वो लगे थे निशान लगाने। तो ये कुछ ही इंचेस बढ़ पाया और ये इनको पता है कि दीवार पे जैसे निशान लगा देते हैं कि हाँ जब ये हुआ था, निशान लगाया गया था तो मेरे दादाजी पैदा हुए थे और ये वाला लगा था तब मैं पैदा हुआ था। तो क्योंकि इस एरिया के नेटिव्स हैं ये, तो अपनी फैमिली का जो है वो इस तरह से एक रिकॉर्ड है जो वो मेंटेन यहाँ पर रखते हैं ये लोग। तो अगर हम इसको आगे देखें केव को, तो थोड़ा सा जो संकरा सा रास्ता था और जो सर था वो बचा करके चलना पड़ रहा था क्योंकि काफ़ी नुकीले स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स थे। पर जो पूरा केव का जो एडवेंचर था बहुत ही अच्छा था। अंदर काफ़ी ठंड थी और 12 या 13 डिग्री के करीब जो है वो तापमान अंदर का रहा होगा और अंदर काफ़ी संकरा सा रास्ता था और पानी पानी था, बट बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत जो था वो एक तरह का एक्सपीरियंस था। अगेन वही जगह जगह पर सेम स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट्स थे, बट हाँ इसके अलावा भी एक और तरह के जो क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट हुए थे यहाँ पर, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बस थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे और आगे बढ़ने पर हमें एक ऐसा जगह का जो है वो दर्शन हुआ, ऐसी जगह दिखी हमें जहाँ पर ये इस तरह का क्रिस्टल था। तो ये जो क्रिस्टल है एक पॉपकॉर्न की तरह दिख रहा था, जैसे एक पॉपकॉर्न पॉप हो गया हो, इसी तरह का ये जो है वो मिनरल डिपॉजिट था। ये बेसिकली दीवार के अंदर से पानी जब निकल रहा था या क्रिस्टल के अंदर से ही जब पानी है वो रिश्ता रहता है, तो वो दीवार पर एक पॉपकॉर्न की तरह एक बहुत ही गद्देदार सा लगता है, वो टेडी बियर की तरह फ्लफी सा दिख रहा था ये जो डिपॉजिट था। तो ये भी एक तरह का जो है जो डिपॉजिट है हुआ पड़ा था और ये भी अलग तरह का क्रिस्टल है जो यहाँ पर फॉर्म हो गया था। अगर क्लोजअप से दिखाऊं तो कुछ इस तरह का था, ये जो डिपॉजिट है मिनरल का ये इस तरह से दिख रहा था। तो बेसिकली ये जो लाइमस्टोन है उसके अंदर से भी बाहर की तरफ जो पानी निकल रहा है ये वो पानी था जो कि फ्लैट होकर डायरेक्टली नीचे नहीं गिर रहा था, बट हाँ बाहर प्रेशर होने की वजह से सामने ही जो है पत्थर के अंदर से ही छोटे छोटे जो छेद थे उसके अंदर से निकल रहा था। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन करता है। पॉपकॉर्न शेप का जो मैंने पहली बार मिनरल डिपॉजिट या इस तरह का कुछ क्रिस्टल फॉर्मेशन देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब थोड़ा और आगे बढ़े हम जैसे ही, तो थोड़ा और आगे बढ़ते ही हमें दिखाई दिया एक पत्थरों का जो है काफ़ी ढेर और उसके ऊपर हल्की सी रोशनी पड़ रही थी, जैसा आप ये देख पा रहे होंगे। ये बेसिकली रोशनी पड़ रही थी ऊपर से और ऊपर हुआ पड़ा था एक गड्ढा। तो ये वही गड्ढा है जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि कोई भी जानवर है जो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, तो ये वो गड्ढा है। ऊपर जंगल है और उसके अंदर से जो नीचे की तरफ पत्थर गिरते रहते हैं, या फिर कोई भी जानवर अगर भटक रहा है वो सोचता है कि ये गुफा जो है इसको मैं अपना बिल बना लूं या घर बना लूं, या फिसल जाता है, वो सब डायरेक्टली गिर जाते हैं नीचे यहाँ पर। और यहाँ पर गिरने की वजह से क्या होता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता सिवाय अपने प्राण को यहाँ पर उनकी एक तरह की प्राण की आहुति हो जाती है, या तो हड्डी टूट जाती होगी या जो भी जैसा भी रहता होगा। तो पत्थर हैं ये काफ़ी सारे यहाँ पर पड़े हुए थे, तो ये भी हमने देखा। और इसके साइड में ही काफ़ी सारे कंकाल भी थे जानवरों के, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिली।
इसी तरह से जगह जगह पर खूब सारे जो हैं छेद या छिद्र काफ़ी सारे जो गुफा के अंदर हुए पड़े थे ऊपर सरफेस से वो देखने को मिले। तो ये भी आप एक और छेद देख सकते हो। इसके अंदर से बेसिकली ऊपर सेम वही कोई भी जानवर अगर चल रहा हो, चूहा या छोटे जानवर, अगर जो इसके अंदर से पास ऑन हो जाते हैं वो ऊपर से आकर नीचे गिर जाते हैं और उनके पास सिवाय अपना प्राण त्यागने के गुफा के अंदर, क्योंकि कुछ खाने को नहीं मिलने वाला उनको और पूरा अंधेरा होता है, कुछ दिखाई भी नहीं देगा, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। इसी गुफा के अंदर मोआ बर्ड भी जो है उसके कंकाल भी दिखाई दिए। मोआ यहाँ का एक नेटिव बर्ड था जो काफ़ी पुराने टाइम में यहाँ पर होता था। मैंने जब देखा तो मुझे डायनासोर ही लगा वो। तो वो मोआ बर्ड था, वो भी, उसके भी कंकाल इसके अंदर पड़े हुए थे गुफा के अंदर, तो वो भी हमें दिखाए गए। अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर आपको जानना है कि मोआ बर्ड कैसा दिखता था और क्या था, तो मैंने अपने चैनल पर कुछ ही दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पर वो अच्छे से दिखाया गया, उसका कंकाल दिखाया गया और वो रियल में किस तरह का दिखता था वो भी दिखाया गया। अब ये एक और जो है वो हमें ऊपर गुफा के अंदर एक और छेद दिखाई दिया। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि जो ऊपर से गिर जाएगा वो गुफा में फंस जाएगा। तो इंसान हो या कोई भी हो, अगर सभी को बताया कि अगर आप जंगल के अंदर जाते हैं और अगर आपको इस तरह का कुछ दिखता है कि छेद है, कुछ भी है, तो कभी भी भूल कर भी ये लाइमस्टोन वाले पूरे एरिया के अंदर भूल कर भी उसके अंदर पैर ना रख दें, या फिर ये ना सोचे कि अंदर जाने के लिए एक प्लेन सा रास्ता होगा। हो सकता है एक छोटा सा थोड़ी सी जगह हो जिसके अंदर आप मूव कर पा रहे हो, बट उसके बाद 100% है कि आप नीचे ही गिरने वाले हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी हमें बताया गया और ऊपर जंगल है जो वो भी दिखाया गया। और यहीं पर इसी जहाँ पर ये छेद था, इसी के नीचे अगर एग्जैक्ट देखें तो इधर एक और जानवर की जो है वो हड्डियाँ पड़ी हुई थी और इधर आप देख सकते हो ये किसी जानवर की हड्डियाँ जो पड़ी हुई थी। और ये वही उन्हीं जानवरों की हैं जो ऐसे ही ऊपर से नीचे गिर जाते हैं गुफा के अंदर और फंस जाते हैं। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता इधर उधर जाने का। अभी फ़िलहाल ये जो पूरी गुफा के अंदर जो चलने की भी जो जगह बनाई गई है, लाइट्स वगैरह जो भी प्रबंध किया गया है, ये गवर्नमेंट का खुद का जो किया गया है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी नहीं, जो ब्रिटिश सोसाइटी है उनके द्वारा ये पूरा जो केव है उसका रख रखाव, मेंटेनेंस वगैरह जो सब किया जाता है। पूरी गुफा बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी थी और जगह जगह अंदर जाने के बाद नई नई तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा और आगे बढ़े तो ये मोआ बर्ड था जो उसके अवशेष जो हैं वो हमें दिखाई दिए यहाँ पर पड़े हुए। कई हज़ार साल पुराने हैं जो ये अवशेष हैं। इनकी कार्बन डेटिंग करके फिर ये पता लगाया गया। अब आप स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट पर देखोगे तो यहाँ पर इसका जो है ये बीक है, मतलब उसका चेहरा था यहाँ पर, ये उसका स्कल है, जो खोपड़ी है, वो हड्डी है यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये मोआ बर्ड की हड्डी है। और इसी को अगर ये पीछे कंटिन्यू हो रहा है तो ये इसका जो पूरी रीढ़ की हड्डी है जो ये ऐसे पूरी कंटिन्यू होकर के जा रही है, तो पूरा रीढ़ और फिर नीचे पेल्विस और ये उसकी जो लेग्स थी वो, तो पूरा मोआ बर्ड का एक कंकाल है जो वो यहाँ पर था। और इसी तरह के और भी कंकाल इस पूरी गुफा के अंदर मौजूद हैं। और इस मोआ बर्ड की जो कार्बन डेटिंग की गई उसके हिसाब से इसकी उम्र लगभग, उम्र नहीं कहूँगा मैं, इसका जो यहाँ पर जो ये अवशेष पड़ा हुआ है ये तकरीबन 50,000 साल पुराना है जो यहाँ पर ये पाया गया है। कार्बन डेटिंग करने से इसका ये पता लगा है। इसी तरह के और भी अवशेष थे जिनको उठा करके या तो म्यूजियम में ले जाया गया या कहीं और पहुँचाया गया। काफ़ी सारे जो म्यूजियम्स हैं पूरे वर्ल्ड में, शुरू में इन्होंने क्या सोचा कि एक डायनासोर है और इसको डायनासोर समझ करके इसका जो सर है और इसकी जो टांगें हड्डियां हैं वो इधर उधर फिट करते रहे, अलग अलग जो कंकाल मिलते गए डायनासोर के उन सब पर फिट करके देखते रहे, बट ये कभी भी कहीं फिट नहीं हुआ। तो एक मिस्ट्री बना हुआ था कि ये है क्या चीज़, ये मोआ बर्ड है, ये बहुत लेट पता चला। और जैसे इसका पूरा कंकाल मिला तो एक अपने आप में एक नया ही जीव का जो है वो पता चला, इसका नाम रखा गया मोआ। ये जो मोआ बर्ड था ये नेटिव था न्यूजीलैंड के अंदर, यहीं पे ही पाया जाता था। और पूरा मोआ बर्ड कैसा दिखता था ये मेरी दूसरी वीडियो, आप उसके अंदर म्यूजियम का जो मेरा टूर है उसके अंदर जा करके देख सकते हो। जो मोआ बर्ड था ये छोटे बर्ड्स हैं जो उनका शिकार करता था, गुफा के अंदर नहीं रहता था। ये वाला जो बर्ड है 100% है कि ये किसी न किसी जो ऊपर गड्ढा था या जो मुहाना था गुफा के अंदर का, उसके अंदर से गिर गया था और यहाँ पर आकर के किसी तरह ये डाई हो गया था। तो ये ऊपर इस तरह से जैसे गड्ढा वगैरह ऊपर रहा होगा कोई, तो वहाँ से ये नीचे गिरा और गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हुई और यहाँ पर ये प्रिजर्व हो गया। क्योंकि गुफा के अंदर कोई और जानवर नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो प्राकृतिक तरह से ही इसका जो डिकम्पोजिशन है वो हुआ होगा
और इसका जो कंकाल है वो यहाँ पर बचा रह गया। जब ये पाए गए तो पूरे वर्ल्ड में एक होड़ मच गई। जैसे ही पता चला कि ये मोआ है तो हर किसी ने डिमांड की, हर म्यूजियम चाहता था कि उनके पास मोआ बर्ड का कंकाल हो ताकि लोग देख सके। तो मोआ बर्ड के कंकाल के लिए जो होड़ मची तो लोगों ने मोआ बर्ड इकट्ठे कर करके इसके कंकाल वो सेल करना शुरू किया। तो ये भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर न्यूजीलैंड में हुआ था। उसी तरह का एक ये कंकाल है जो यहाँ पर पाया गया। अपनी प्राकृतिक संपदा से भरपूर न्यूजीलैंड का एक छोटा सा हिस्सा रोटोरुआ, और उसके थोड़ा सा नज़दीक आने पर ये जो ग्लो वॉर्म जो देखा है मैंने लाइमस्टोन केव्स के अंदर, तो इसके अंदर देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पहली बार मैंने इस तरह की कोई चीज़ देखी, और आप सबको भी जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो ग्लो वॉर्म है ये स्पेसिफिक है सिर्फ न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पर ही केवल न्यूजीलैंड के अंदर ही ये पाया जाता है। और जो ये लाइमस्टोन की केव्स हैं ये भी बनती हैं जो लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, जो रिमेन्स होते हैं सी क्रिएचर्स के, सी एनिमल्स के, जैसे फिशेज़ के, उन सब के रिमेन्स जब वो नीचे जाते रहते हैं फिर कंप्रेस होते हैं, सैंड आ जाता है, तो उस तरह से वो लाइमस्टोन बनता है। और वो जो लाइमस्टोन है लेयर बाय लेयर बनता है। ये पूरा जो एरिया है पूरा लाइमस्टोन से भरा हुआ एरिया है ये। अब आप सोचिए कि कितने सारे जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से जो फिशेज़ हैं या जो सी क्रिएचर्स हैं उन सब का कितना ज़्यादा हड्डियाँ या सब कुछ इकट्ठा हुआ होगा तब जाके लाइमस्टोन क्रिएट होंगे। और ये जो पूरा एरिया है लाइमस्टोन से भरा हुआ है। 5 डिग्री के एंगल पर जैसे लाइमस्टोन्स हैं, तो वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो 5 डिग्री के एंगल पर हैं। तो जब टेक्टोनिक प्लेट राइज़ हुई होगी तो इस तरह से वो 5 डिग्री के एंगल पर हो गया होगा। तो पूरा एरिया का जो प्लेट्स हैं वो 5 डिग्री के एंगल पर हैं। अब इन्हीं प्लेट्स के ऊपर से जब पानी जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप अंदर से, पत्थर के अंदर से जाता है, तो वो कट्स बना देता है। तो वो कट्स बना के जब नीचे जब कहीं पे ड्रॉप होते हैं तो वो जो सेडिमेंटेशन की वजह से सब इकट्ठा होता है। ऊपर जो मिट्टी होती है उसके अंदर जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके रिमेन्स होते हैं, तो उनका कार्बन लेकर के जब वो एसिडिक हो जाता है तो लाइमस्टोन की जो नीचे वाली लेयर है उसके अंदर से वो ब्रेक कर सकता है। और जब वो लाइमस्टोन के अंदर से ब्रेक करके जाता है तो कट्स बनाता है, प्लस नीचे जब जो सारे मिनरल्स को लेकर के जाता है उसकी वजह से स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट ये इस तरह के स्टोन्स बनते हैं। तो बहुत ही अद्भुत था ये जो देखा मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और अगर आपको यहाँ पर आना हो तो डेफिनेटली आप इस एरिया के अंदर जो रोटोरुआ से थोड़ा सा दूर है, ये 2 घंटे की दूरी पर है, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। और ये जो केव्स हैं, वाइटोमो केव्स हैं, यहाँ पर ग्लो वॉर्म्स को ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। इसके अलावा मैं इसी जो पूरा टूर है इसका 360 डिग्री वीडियो एक अलग से वीडियो के अंदर, जो कि एक 360 डिग्री वीडियो के फॉर्मेट में होगा, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ और मैं इधर लिंक भी कर रहा हूँ। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं कि पूरा टूर 360 डिग्री में एज़ इट इज़ कैसा था विदाउट एनी एडिटिंग, तो आप वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।